नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला बाई आर के में। उम्मीद करता हूँ आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। मैं आज लेके आया हूँ सीटेट और यूपीटेट वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द विचार, जिसके अंतर्गत हम शब्द के भेदों के बारे में बात करेंगे और भेदों के अंतर्गत उपभेदों की भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से और अंत तक। शुरू करते हैं। शब्द विचार और शब्द के भेद की बात कर लेते हैं। सबसे पहले शब्द की परिभाषा की बात कर लेते हैं। शब्द क्या है? एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। यानी एक या एक से अधिक वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, यानी कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, वही शब्द कहलाएगा। जैसे एक वर्ण वाला शब्द देख लेते हैं, न और वह। जैसे मुझसे ये काम ना होगा। अब ना कर दिया तो ना एक नेगेटिविटी यानी नहीं के लिए उपयुक्त हो रहा है, और वह जो है वो और के लिए उपयुक्त हो रहा है। तो ये तो एक वर्ण वाले शब्द हो गए। अनेक वर्णों वाले शब्द देख लेते हैं। कमल, शेर, परमात्मा। यानी वह निश्चित वर्णों का समूह जिसका कोई ना कोई एक अर्थ निकले, क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। ठीक है बच्चों। वैसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं, भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि शब्द ही हमारे भावों को व्यक्त करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो शब्द की परिभाषा आपने समझ ली। अब शब्दों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो हिंदी व्याकरण में शब्दों को मुख्य रूप से 4 आधारों पर विभाजित किया गया है, यानी 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये 4 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 यानी ए, अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर। नंबर 2 प्रयोग के आधार पर। नंबर 3 उत्पत्ति के आधार पर। और नंबर 4 रचना के आधार पर। तो ध्यान रखना, शब्दों को 4 भेदों में बांटा गया है। अब हम बात कर लेते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेदों की। तो बच्चों, शब्द के आधार पर जो है अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द और नंबर 2 निरर्थक शब्द। तो बेटा, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जान लेते हैं। वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। कहने का मतलब यह है, जिसका कोई ना कोई एक अर्थ हो, वह सार्थक शब्द कहलाएंगे। जैसे मैंने बोला रोटी, पानी, घर, मकान, दुकान। तो बेटा, इन सब का कोई ना कोई अर्थ आ रहा है, अर्थ हो रहा है, तो भैया ये सार्थक है। अगर अर्थ नहीं होगा तो ये निरर्थक हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। सार्थक शब्द के अंतर्गत जो शब्द हैं उनके भी 4 भेद हैं। ये 4 भेद कौन कौन से हैं? नंबर 1 एकार्थी। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिनका केवल एक अर्थ हो। जैसे गंगा, पटना, महाराष्ट्र, ताजमहल। अनेकार्थी शब्द नंबर 2 पर है। अनेकार्थी शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हों। जिनके एक से अधिक अर्थ हों, जैसे कर। कर का अर्थ होता है हाथ, है ना। एक कर का अर्थ क्या होता है बेटा? हाथ। और दूसरे कर का मतलब होता है टैक्स। कहते हैं ना कि भाई मुझे इतना इस वर्ष इतना कर देना पड़ा। तो एक कर का मतलब हाथ से है और दूसरे कर का मतलब टैक्स से है। जैसे यमक अलंकार में अलग अलग अर्थ होते हैं, वैसे ही वो अनेकार्थी शब्द ही होते हैं। ठीक है। समानार्थी। समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिसके एक समान अर्थ हो या समान अर्थ वाले शब्दों को ही समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मैंने बोला पृथ्वी। अब पृथ्वी को कोई धरा कहे, कोई भूमि कहे, तो क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब तो एक ही है। ठीक है। चौथा है बेटा विपरीत आर्थी शब्द, यानी विलोम शब्द। उल्टा अर्थ देने वाले या विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द या
विपरीत आरती शब्द कहते हैं। जैसे रात का दिन, सुबह का शाम, माता का पिता, ठीक है, तो ये सारे के सारे विपरीत आरती शब्द के अंतर्गत आएंगे। तो बेटा ध्यान रखना है, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। नंबर एक सार्थक शब्द, नंबर दो निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द के चार भेद होते हैं। कौन कौन से हैं बेटा? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। निरर्थक शब्द, वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता पर बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बोलते हैं ना, हाँ भाई रोटी वोटी खिला दे, पानी वानी पिला दे, चाय वाय ले आ। तो जो रोटी के साथ बोटी है यह निरर्थक शब्द है, पानी के साथ बानी है वो निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है लेकिन बोल देते हैं। ठीक है, चाय साय, साय क्या है? अतिरिक्त शब्द है यानी निरर्थक शब्द है। तो बेटा अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नंबर 2 या बी, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो बेटा रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद। कौन कौन से? पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का मतलब होता है जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले अथवा ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर शब्द ना रहे, रूढ़ शब्द कहलाता है। कहने का मतलब है अगर कोई शब्द दिया गया है और उस शब्द को जब हम उस शब्द को अलग करेंगे तो वह शब्द नहीं रहेगा, वो या तो वर्ण में व्यक्त हो जाएगा या उसका कोई भी अर्थ नहीं रहेगा। तो ऐसा जो शब्द होगा उसी को हम रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है, जैसे घर, कल, कमल, कबूतर आदि। अब इनमें से किसी को भी ले लो। घर है, अलग किया तो वर्ण में तब्दील हो गया, कल को अलग किया तो वर्ण में तब्दील हो गया है। कमल यानी इसको अलग किया, नहीं होगा अर्थ। कबूतर, ठीक है, मल आ रहा है ये गलत हो गया बेटा। कबू और तर अलग अलग करेंगे, नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने के बाद अर्थ ना निकले रूढ़ शब्द कहलाता है। यौगिक शब्द के बारे में जान लेते हैं बेटा। जो दो यौगिक का मतलब समझेंगे। योग का मतलब होता है बेटा जुड़ा हुआ। योग का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। यानी जो शब्द 2 शब्दों से जुड़ा हुआ हो या 2 से ज़्यादा शब्दों से जुड़ा हुआ हो और जिसके टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ वाले शब्द निकलें, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी कोई शब्द ले लिया, उसको जब हमने तोड़ा यानी अलग अलग किया तो दोनों पार्टों के अर्थ आएंगे, यानी 2 अलग अलग शब्द बन जाएंगे या ज़्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन उनका अर्थ होगा। ऐसे शब्दों को हम बेटा क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे विद्यालय, अब विद्या अलग कर लो, आलय अलग कर लो। विद्या का मतलब एजुकेशन, शिक्षा से है, आलय का मतलब घर से है। हिमालय, हिम मतलब बर्फ से है, आलय का मतलब घर से है। डाक घर, डाक अलग का अर्थ अलग है, अलग अर्थ है और घर का अलग अर्थ है। यानी ऐसे शब्द जिनका टुकड़े करने के बाद भी अलग अलग अर्थ निकले यौगिक शब्द कहलाते हैं। बेटा तीसरा है इसमें योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ दें, अर्थात विशेष अर्थ वाले शब्दों को ही हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। कहने का मतलब यह है ऐसे शब्द जिनका कोई विशेष अर्थ निकले, ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहेंगे। कैसे? जैसे लंबोदर यानी गणेश जी के लिए, विशेष किसके लिए? गणेश जी के लिए लंबोदर। दशानन विशेष तौर पर किसके लिए है? यानी रावण के लिए है। चंद्रशेखर यानी चंद्र है जिसकी शिखा पर यानी सिर पर, कौन? शिव के लिए। तो ये विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो बच्चों पहले मैंने आपको अर्थ के आधार पर बताया, दूसरा मैंने आपको रचना के आधार पर बताया। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो बच्चों अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।
उत्पत्ति, तीसरा है उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, या तो उत्पत्ति कह लो या स्रोत के आधार पर कह लो। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर बच्चों शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 5 प्रकार बताए गए हैं। उत्पत्ति या स्रोत का मतलब होता है शब्द कहाँ से आए, यानी उनकी उत्पत्ति यानी जन्म कहाँ से हुआ। स्रोत यानी किस जगह से वो उन्हें प्राप्त किया गया। ठीक है, तो बेटा इन्हें 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों को 5 भाग हैं। 5 भाग कौन कौन से हैं बेटा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा पहले, सबसे पहले तत्सम शब्द की। संस्कृत के मूल शब्द जो सीधे हिंदी भाषा में लिए गए हैं तत्सम शब्द कहलाए हैं, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे उठा लिए और हिंदी में भी उन्हें वैसे ही फिट कर दिया, यानी जैसे वे संस्कृत में थे वैसे ही उन्हें हिंदी में प्रयोग किया गया। ऐसे शब्दों को क्या कहा गया बेटा? ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा गया। अब ये तत्सम शब्द कौन कौन से बेटा? अग्नि, सूर्य, दधि, मयूर। ठीक है, यानी जैसे ये संस्कृत में यूज होते थे वैसे ही ये हिंदी में यूज किए जाने लगे। अब बात कर लेते हैं बेटा दूसरे शब्दों की। तद्भव, संस्कृत से हिंदी में बदलकर आए शब्द तद्भव शब्द कहलाए। बेटा इसका मतलब ये है ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए और हिंदी में आकर वे बदल गए, किसमें? हिंदी में कन्वर्ट हो गए, चेंज हो गए, बदलाव हो गया। ठीक है, यानी थे तो वे संस्कृत के लेकिन बदलाव किस में हो गया? हिंदी में हो गया। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा गया बेटा? ऐसे शब्दों को कहा गया तद्भव शब्द। ये कौन कौन से थे बेटा? देखेंगे, जैसे आग, सूरज, मोर, दही, आँख। ठीक है, अगर तत्सम होते तो जैसे आग का क्या होता? अग्नि, सूरज का क्या होता? सूर्य, मोर का क्या होता? मयूर, दही का क्या होता? दही, दधि, आँख का क्या होता? चक्षु। ठीक है, तीसरा भेद है बेटा देशज शब्द, यानी स्थानीय बोली एवं ग्रामीण अंचल से आए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। यानी जो भारत की जो स्थानीय बोलियां हैं या तो वहाँ प्रयुक्त होते हैं, यानी स्थानीय लोगों में ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं, या जो ग्रामीण अंचल है वहाँ से जो शब्द आए हैं ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहा गया। ये कौन कौन से थे देखेंगे बेटा। लोटा, पगड़ी, डिबिया, खिड़की, खिचड़ी, तेंदुआ, थूक, खटखटाना, गड़बड़, भोंपू, झाड़ू, जूता, तोंद, मुक्का और चषक, ये आम बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं और ये सारे के सारे जो है कैसे शब्द हैं? देशज शब्द हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा विदेशज शब्द। विदेशज शब्द को हम आगत शब्द भी कहते हैं। ध्यान रखना है, विदेशज और आगत एक ही चीज़ है। विदेशज शब्द और आगत शब्द एक ही चीज़ है, या तो विदेशज कह लो या आगत कह लो। ये कौन कौन से हैं? तो ऐसे शब्द जो विदेशी यानी हिंदी भाषा से या भारतीय भाषाओं से अलग दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए, ऐसे शब्दों को विदेशी भाषाओं की विदेशज शब्द कहा गया या आगत शब्द कहा गया। ये कौन कौन से हैं बेटा देखेंगे एक बार। स्कूल, डॉक्टर, चश्मा। ठीक है, अब देखेंगे मैंने यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ रखी है कि हिंदी भाषा में क्या हुआ बेटा कि कई विदेशी भाषाओं के शब्द आए हैं, तो मैंने यहाँ उन महत्वपूर्ण शब्दों को रखा है जो बार बार एग्जाम में आपको सीधे पूछ लिए जाते हैं। जैसे अरबी शब्द, अरबी भाषा से कौन कौन से शब्द आए? अदालत, वकील, मुकदमा, फैसला, औलाद, इज्जत, इनाम, इस्तीफ़ा, कमाल, किताब, हिम्मत। ये सारे के सारे शब्द अरबी शब्द हैं। फारसी भाषा से शब्द जो आए हिंदी भाषा में, आमदनी, बुखार, आवाज़, सरकार, दीवार, नमक, चश्मा, बीमार, समोसा, अखबार, उम्मीद। ध्यान रखना है यहाँ पर समोसा, इसे ध्यान रख लो। समोसा शब्द हिंदी शब्द नहीं है, विदेशज शब्द है। किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। ठीक है बच्चों, तुर्की भाषा से शब्द देख लेते हैं। बेगम, चकमक, तोप, लाश, तलाश, कैंची, बारूद, चम्मच, काबू, कुर्की, कालीन। ये सारे के सारे शब्द तुर्की भाषा से आए हुए हैं या लिए गए हैं। पुर्तगाली भाषा से देखेंगे अलमारी, बाल्टी, कमरा, पादरी, नीलाम, बटन, साबुन, तम्बाकू, फीता, मेज, आया। ये सारे के सारे शब्द पुर्तगाली शब्द हैं। आया वो
आया कम वाला आया नहीं, आए का आया यानी केयर करने वाली, बच्चों की जो केयर देख रेख करती है ना, जिसे आया बोलते हैं, उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अंग्रेजी शब्द कौन कौन से आए बेटा? स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर, अस्पताल, स्टेशन, टिकट, क्रिकेट, जज, एजेंसी, नंबर। तो ये सारे के सारे जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। अन्य विदेशी शब्द देख लेंगे। चाय चीनी से आया, रिक्शा जापानी है, कोपन फ्रेंच है, चीकू जापानी शब्द है, ध्यान रखना, चाकू चीनी शब्द है, ठीक है। संकर शब्द, पांचवा शब्द है संकर शब्द। बेटा दो अलग भाषाओं के मेल से बने शब्द जो है संकर शब्द कहलाते हैं, यानी दो अलग अलग भाषाओं से, जैसे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं, तो इन पांचों में से किन्हीं दो से मिली भाषाओं के शब्द क्या कहलाएंगे? संकर शब्द कहलाएंगे। यानी ऐसे कह सकते हैं हम, दो भाषाओं से, अलग अलग भाषाओं से मिले हुए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। प्रमुख शब्द संकर शब्द कौन कौन से देख लेते हैं। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी है, घर हिंदी है। हॉस्पिटल कर्मचारी, हॉस्पिटल अंग्रेजी है, कर्मचारी हिंदी है। छायादार, छाया संस्कृत का शब्द है और दार फारसी शब्द है। मच्छरदानी, मच्छर हिंदी का शब्द है, दानी फारसी शब्द है। राजमहल, राज हिंदी संस्कृत का शब्द है और महल अरबी शब्द है। सीलबंद, सील अंग्रेजी शब्द है, बंद फारसी शब्द है। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत शब्द है, गांठ हिंदी शब्द है, ठीक है। नेक नियत, नेक फारसी शब्द है, नियत अरबी शब्द है। घड़ी साज, घड़ी हिंदी है, साज अरबी शब्द है। तो बच्चों उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर आपको शब्दों के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। एक बार पुनः मैं जल्दी से बता देता हूँ। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। ये 5 भाग कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। उम्मीद करता हूँ यह टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर बेटा शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। कितने भागों में बांटा गया है बेटा प्रयोग के आधार पर? 2 भागों में, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। हिंदी व्याकरण में लिंग, वचन, कारक या काल के कारण बदलने वाले शब्द विकारी कहलाते हैं, ठीक है। यानी ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक या काल के कारण उनमें बदलाव हो जाए, वे चेंज हो जाएं, ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहेंगे। अब ये शब्द कौन से हो सकते हैं? संज्ञा हो सकती है, सर्वनाम हो सकता है, क्रिया हो सकती है और विशेषण हो सकता है। जैसे लड़का है, लड़का का हमने लड़की कर दिया तो बदलाव हो गया। मैं का मुझे कर दिया, मैंने कर दिया तो बदलाव हो रहा है ना। यहाँ लड़का का मैंने वह कर दिया, तो हो रहा है ना बदलाव। खाता का खाती कर दिया, खाते कर दिया। तो जहाँ बदलाव हो जाए, परिवर्तन हो जाए, यानी शब्द को चेंज कर सकें, हम बदल सकें, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जिनको बदल ना सकें, चेंज ना कर सकें, जिनमें कोई बदलाव ना कर सकें, ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनमें कोई भी बदलाव ना हो, अविकारी शब्द कहलाएंगे। अविकारी शब्द को अव्ययी कहते हैं। अब ये अव्यय शब्द कौन से हैं? और धीरे लेकिन वह, ठीक है। आगे और बात कर लेते हैं इसके बारे में। यह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, यानी विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं और अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। अब ये कौन है? पहला है संज्ञा। संज्ञा कौन? लड़का, कुत्ता, राम, विद्यालय ने बदला जा सकता है। किससे? सर्वनाम से बदला जा सकता है, ठीक है। सर्वनाम मैं, तुम, वह, आप, ये, वे किससे बदला सकता है? संज्ञा से बदला जा सकता है। विशेषण अच्छा, छोटा, बड़ा, बुरा, इन्हें बदल सकते हैं। अच्छा का अच्छी कर सकते हैं, अच्छे कर सकते हैं, ठीक है। छोटा का छोटे कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं। बड़ा का बड़े कर सकते हैं, बड़ों कर सकते हैं, ठीक है। बुरा का बुरे कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं, बुरी कर सकते हैं, ठीक है। यानी बदलाव हो रहा है इनमें। क्रिया खाना, खाना का हम खाने कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। पीना का पीने कर सकते हैं, चलना का चलने कर सकते हैं, रोना का रोने कर सकते हैं, ठीक है। बदलाव कर सकते हैं। अविकारी शब्द देख लेते हैं बेटा। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता,
जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता इन्हें अव्यय कहते हैं। यानी ऐसे शब्द अव्यय, अव्यय का मतलब होता है मीन्स नहीं, व्यय मीन्स खर्च, जो खर्च ना हो। खर्च ना होने का मतलब है जिनमें बदलाव ना हो, जिन्हें हम बदल ना पाएँ, ठीक है, ऐसे शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है। तो इनमें कौन सा है? पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मय बोधक। क्रिया विशेषण देख लेते हैं। यहाँ, वहाँ, तेज, धीरे, आज। मान के चलिए आपने, मैं आज यहाँ जा रहा हूँ। अब यहाँ की जगह आप कोई या तो उस स्थान का नाम लिखोगे, लेकिन यहाँ को बदल नहीं सकते। यहाँ का ही नहीं हो सकता और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। वह बहुत तेज़ दौड़ता है, अब तेज की जगह पर बदलाव नहीं हो सकता, ठीक है। संबंध बोधक, के पास, की ओर, के सामने, के साथ, ठीक है। अगर ये शब्द आ गए तो इनमें बदलाव नहीं कर सकते। समुच्चय बोधक, और, लेकिन, तथा, एवं, क्योंकि। अब मैंने कह दिया राम और श्याम भाई हैं, तो और शब्द को चेंज नहीं कर सकते, मतलब इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इस शब्द को बदल नहीं सकते। जहाँ बदल ना पाए वही अवकारी है, ठीक है बेटा। विस्मय आदि बोधक में कौन? वाह, अरे, आ, हे भगवान। एक विशेष नोट ध्यान रखना है, निपात जैसे ही भी तो को भी अवकारी का एक हिस्सा माना जाता है। यानी ये शब्द भी जो है निपात के ही उदाहरण हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज आपने जाना शब्द के 4 भेद। कौन कौन से शब्द के 4 भेद? नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 प्रयोग के आधार पर, नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 प्रयोग के आधार पर, नंबर 3 रचना के आधार पर, नंबर 4 उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ठीक है बेटा। अब आगे मैं 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता रहा हूँ जो सीधे CTET या UPTET एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा, और अगर समय हो, आपके पास समय नहीं है तो स्क्रीनशॉट लें, समय हो तो नोटबुक ले लें और साथ के साथ लिखते चलें। तो शुरू करते हैं बेटा आज के 20-20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो UPTET में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर तो बेटा कितने होते हैं? 2, 4, 6, 8, बताइए। 2, 4, 6, 8 उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तो बेटा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो है 4, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ठीक है। शंकर को माना गया है 5वां भेद, लेकिन मुख्य 4 होते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ 4 नहीं होता, ऑप्शन में 5 होता, तो हम 5 के साथ जाते। प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं बेटा। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी बदलाव के, यानी जैसे वे संस्कृत में थे वैसे ही हिंदी में आ गए, यानी जो संस्कृत यूज होती थी संस्कृत में वही संस्कृत के शब्द यूज हुए हिंदी में। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं बेटा? क्या कहलाते हैं? तद्भव, देशज, तत्सम, विदेशज। हाँ बेटा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी तत्सम शब्द। प्रश्न संख्या 3 की तरफ देख लेते हैं बेटा। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? वाचनालय, समतल, विद्यालय, पशु। बेटा रूढ़ शब्द किसे कहते हैं मैंने बताया, ऐसे शब्द जिनका अगर हम जिनके टुकड़े करें तो उनका अर्थ ना निकले। तो वाचनालय अर्थ निकल रहा है दोनों पार्टों का, समतल दोनों का अर्थ निकल रहा है, विद्यालय दोनों का अर्थ निकल रहा है। वाचनालय वाचन प्लस आलय, समतल सम प्लस तल, विद्यालय विद्या प्लस आलय, पशु पशु का अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए पशु रूढ़ शब्द है, ठीक है बच्चों। योग रूढ़ की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। तो योग रूढ़ के विषय में बेटा मैंने क्या बताया था, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए पीला, बी चक्रपाणी, सी दूध वाला, डी नैन। योग रूढ़ शब्द कहते हैं बेटा जो विशेष अर्थ, ऐसे शब्द जो अपना विशेष अर्थ दें, क्या कहलाएंगे? योग रूढ़ कहलाएंगे। पीले का क्या विशेष अर्थ है? नहीं निकल रहा है। दूध वाला का क्या अर्थ है? नहीं निकल रहा है। नैन का कोई विशेष अर्थ नहीं है। लेकिन आप बोल रहे होंगे सर दूध वाले का क्यों है ना अर्थ, दूध देने वाला? नहीं नहीं,
चक्रपाणी, चक्रपाणी का विशेष अर्थ निकल रहा है, दूध वाले का वो विशेष अर्थ नहीं है। चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में, यानी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के लिए चक्रपाणी विशेष शब्द का यूज हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, चौथे प्रश्न का ऑप्शन बी, चक्रपाणी। बेटा अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 5, लोटा कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बेटा मैंने बताया था तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत के शब्द जो हिंदी में जैसे कि तैसे आ गए। तद्भव जो संस्कृत से हिंदी में बदल कर आए। देशज जो ग्रामीण अंचल में और स्थानीय बोलियों के में प्रयुक्त होते हैं। विदेशज जो बाहरी भाषाओं से आए। तो लोटा कैसा शब्द है? यह देशज शब्द है। ठीक है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 6, मजिस्ट्रेट शब्द किस श्रेणी में आता है? मजिस्ट्रेट तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। ये तो बता दिया आपने है? प्रश्न 6 का ऑप्शन डी सही जवाब। प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक है? यौगिक का अर्थ होता है योग, यानी जुड़ा हुआ। ऐसे दो शब्द जो जुड़े हुए हों। तो लेखक, इसमें तो कोई दो शब्द नहीं दिख रहे। हाँ, ऑप्शन सही है बी, पाठशाला। तो बेटा प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर क्या होगा? पाठशाला। पाठ प्लस शाला, पाठ का भी एक अर्थ हो गया और शाला का भी अर्थ हो गया। ठीक है, ओके। हाँ, गजानन नहीं होगा बेटा, गजानन एक विशेष अर्थ दे रहा है, योग रूढ़ होगा, यौगिक नहीं होगा। लेखक और जल रूढ़ होंगे। प्रश्न संख्या देख लेते हैं 8, वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की। वकील बेटा वकील जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 8 का बी। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो बेटा मैंने बताया था चाय चीनी भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 10, विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? आज, यथा, लड़का, परंतु। बेटा आज, यथा, लड़का, परंतु। बेटा इसका सही जवाब होगा यथा। यथा को हम चेंज नहीं कर सकते, बाकी आज, लड़का, परंतु इनको हम बदल सकते हैं, यानी इन शब्दों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। यानी जिन शब्दों से छेड़छाड़ हो जाए विकारी। एक मिनट रुकिए। विकारी शब्द का उदाहरण पूछा है, मैं अविकारी समझ रहा था, सॉरी बच्चों। ऐसा शब्द जिसके साथ छेड़छाड़ हो जाए। तो बेटा लड़का का लड़के कर सकते हैं, लड़की कर सकते हैं, लड़कों कर सकते हैं, लेकिन आज को नहीं बदल सकते, यथा को नहीं बदल सकते, परंतु को नहीं बदल सकते। और जिन शब्दों को ना बदलें बिना क्या कहेंगे हम? अविकारी। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अवकारी शब्द कौन सा होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। अवकारी शब्द यानी जो बदला ना जा सके। संज्ञा बदल जाती है, सर्वनाम बदल जाता है, विशेषण बदल जाता है, अव्यय नहीं बदलता। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब क्या होगा बेटा? डी। आगे बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 12 की तरफ। संकर शब्द का अर्थ क्या है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो संकर का मतलब होता है जुड़ा हुआ, संकर का होता है हाइब्रिड, यानी दो अलग अलग प्रजातियों से जुड़ा हुआ है। ऐसे समझेंगे, एक बार में समझ में आ जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। बेटा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, दशानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा दशानन जो है वो योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि यह विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। विशेष अर्थ किसके लिए? रावण के लिए। प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? अग्नि का तद्भव रूप आग, अनल, पावक, अग्नि। तद्भव पूछ रहा है, तत्सम नहीं, यानी अग्नि का हिंदी शब्द पूछ रहा है, तो बेटा आग होगा, ऑप्शन ए। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। खेत किस प्रकार का शब्द है? खेत देशज, तद्भव, तत्सम, विदेशज। तो बेटा खेत जो है वो क्षेत्र से बना है, क्षेत्र जो है वो तत्सम शब्द था, तो तत्सम का जब हिंदी करेंगे तो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। तो बेटा इसका सही जवाब क्या होगा 15वें प्रश्न का? ऑप्शन बी, तद्भव। बेटा प्रश्न संख्या 16, स्टेशन किस भाषा का शब्द है?
तो स्टेशन जो है वो फ्रेंच है, अंग्रेजी है, डच है, चीनी है। तो बेटा स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, तद्भव है। तो बेटा कमल जो है वो रूढ़ शब्द है, क्योंकि उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा। प्रश्न संख्या 18, रेलगाड़ी शब्द है, तद्भव विदेशी देशज संकर। रेलगाड़ी बेटा रेलगाड़ी दो यानी संकर शब्द है, क्योंकि दो भाषाओं से मिलकर बना है, रेल और गाड़ी। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। निम्न में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद। तो बेटा तत्सम यानी संस्कृत का शब्द, तो संस्कृत का शब्द यहाँ कौन सा है? गोधूम। ऑप्शन बी, ऑप्शन इसका बी सही है बेटा। निम्न में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो गोधूम होगा। यह बहुत ज़्यादा पूछा गया है प्रश्न बेटा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। गोधूम जो है गेहूं का तत्सम होता है। अपील शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आज का अंतिम प्रश्न 20, अपील शब्द है। तो अपील शब्द बेटा तत्सम नहीं है, तद्भव नहीं है, देशज नहीं है, विदेशज। अपील शब्द विदेशज शब्द है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो कहीं दूसरी जगह आपको शब्द विचार के बारे में या शब्द विचार से संबंधित कोई अन्य दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।